कि 912 वो लेना है एंगस्ट्रम। तो मैम उससे करा था ना, तो मेरा आंसर आ रहा था 6566, लेकिन जो राइट आंसर था वो आ रहा था 6563। तो मैम फिर तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इंटीजर बेस्ड था क्या वो? नहीं मैम, इंटीजर बेस तो उस पर शायद नहीं दिखते एक बार। अच्छा अच्छा, मतलब वो सिंपल ऐसा क्वेश्चन था क्या, मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ था वो? यस मैम, क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो अच्छा मैम ठीक। हाँ, हाँ, तो उसमें देखो थ्री था ऐसे मेरे से केस सर। में, ऐसे केस में आपको ये करना है, अगर मान लो तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड आता है वो क्वेश्चन, तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा अप्रोक्स कितना आ रहा है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा आता है इंटीजर बेस्ड सवाल आता है, तो वहां पे फंस सकता है वो क्वेश्चन, क्योंकि इंटीजर बेस्ड में क्या होता है, वो एक वो देते हैं न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू देते हैं कि भाई इतना आंसर है तो ही ठीक होगा। तो इन दैट केस वहां पे आप फिर अप्रोक्सीमेशन वहां पे नहीं लगा सकते। ओके मैम। ठीक है, ये एमसीक्यू में हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो, और इंटीजर बेस में फिर यस, फिर फंसने के बिल्कुल चांसेस है वहां पे, अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि तुम्हारा दो उसका आ रहा है ना, फर्क आ रहा है। यस मैम। हाँ ठीक है, तो वो उसमें आप ध्यान रखना। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम बच्चे। हाँ मैम बेटा। 109677 को हम कुछ और नहीं ले सकते सिंपल करने के लिए? मैम ये तो बहुत बड़ी देखो कैलकुलेशन हो कई गई। बार क्या होता है ना, देखो जो इंटीजर बेस्ड सवाल होते हैं ना धनंजय, उसके अंदर जनरली अगर आर की वैल्यू दे रखी होती है ना, वो कभी भी 109677 नहीं पूछते हैं, वो अलग से अपनी वैल्यू देते हैं। कल याद है मैं एक क्वेश्चन करा रही थी जिसके अंदर उन्होंने आर एच की वैल्यू 10⁵ वो दे रखा है। यस मैम। ठीक है, तो वो इस तरीके से फ्रेम करते हैं और बच्चों को देते हैं कि भाई तुम इतनी कंसिडर करो वैल्यू। देर आर, मतलब बहुत रेयर केस में ही ऐसा होता है कि वो लोग आप लोगों से आर की वो वाले वैल्यू रखवा के सोल्व करवाते हैं। ठीक है, ओके इसलिए मैम। तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम लोगों को बोला था कि आर की वैल्यू 1/912 आर्मस्ट्रांग याद रखो, ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कैलकुलेशन। तो वो इट्स ओके, वो पेपर में ऐसा आएगा नहीं कि तुम्हें पूरा वो सोल्व करना पड़े, क्योंकि वो पेपर ही इस तरीके से सेट होता है। ठीक है, यस मैम। चलिए मेरा बेटा। ओके ठीक है बच्चों, फिर हम स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे आ गए हैं क्लास में। ठीक है, सो काफी तो नहीं आए, काफी कम दिख रहे हैं मुझे आज, 36 एक बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर अपने हो गए, बोहर मॉडल हमने कर लिया है। ठीक है, डीपीपी करते रहो, मिल रही है तुम्हें। और शाम को भी आज हमारा लेक्चर, तो शाम को हम अपना वही केमिकल काइनेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। और बेटा मैं 2 दिन आपको डीपीपी नहीं दूंगी केमिकल काइनेटिक्स की, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी 20 to 25। वो आप संडे के टेस्ट के लिए आप उसको वो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से पेपर में आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैंने तो पेपर भी नहीं देखा सच बताऊं तो अभी तुम्हारा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगी, ताकि तुम्हारा जो फोकस है वो भटके ना कि मैम केमिकल काइनेटिक्स करें या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करें। तो अभी तुम्हारा टेस्ट है, तो फोकस ऑन योर अपकमिंग चैप्टर टेस्ट। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के डीपीपी को होल्ड पे रख देना। एंड रही बात स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो इसको भी थोड़ा सा कोई बात नहीं, डिले हो जाता है, बट मेक श्योर कि आपका आपके संडे के लिए चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, चलिए। और आज मैं यहाँ क्या कराऊंगी, यहाँ पे लेक्चर अपना 3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोय हाइपोथेसिस, ये मुझे कवर करवाना है। देखो छोटे छोटे टॉपिक है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। अगर वो तुम लोगों ने ध्यान रख लिया तो सवाल बन जाएंगे यहाँ से जो आते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, क्या फॉर एक्सप्रेशन होता है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चंस पे। डी ब्रोय की हाइपोथेसिस क्या थी, कौन से फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों को देखने हैं डी ब्रोय में। और बोहर मॉडल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो, जिसमें मैंने आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का बताया था फॉर्मूला, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का, mvr = nh/2π। बट बोहर ने उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, वो आया कहाँ से। गेटिंग माय पॉइंट? तो डी ब्रोय बताएगा वो कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देता है वो उसका, mvr = nh/2π का, तो वो भी हमें देखना है। क्योंकि डी ब्रोय वाला टॉपिक और जो बोहर रेडियस वाला टॉपिक है उसको मिला के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, नहीं तो वैसे अपने आप में तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है। ठीक है, वो तो
लेकिन वो चीज बताने के लिए मैं एक बार इसको डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखो अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते हैं लैब में, है ना, तो आपको ये सिखाया जाता है बस कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ना, उसकी कंडीशंस क्या होती है। जबकि ये पूरा सेटअप होता है लैब में, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, जहाँ पे बेसिकली आप करंट को मेजर कर सकते हो, फोटो करंट को मेजर कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, आपके जेई में क्या है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लाइक होता क्या है ना, क्या कंडीशंस होती हैं, इनके बारे में बखूबी मालूम हो, वो ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। तो मैं एक बार बता देती हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सुनो ध्यान से। तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है आज की क्लास में, ठीक है। तो बेटा हमारे पास मेटल का सरफेस होता है, ठीक है, या आप बोल दो मेटल की प्लेट होती है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है मेटल के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना, यस मैम। ठीक है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तब अगर बेटा आप लोग सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, मान लो कोई आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, अगर आप जब लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी एनर्जी वेवलेंथ होगी, है ना, अगर आप एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन यू कैन से, इंसिडेंट करवा रहे हो मेटेलिक सरफेस से, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इनको उतनी एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाए, जो तुमने लाइट पोल कराई है, और इलेक्ट्रॉन जो है मेटेलिक सरफेस से क्या हो जाए, इजेक्ट आउट हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। और यस जो मैम। ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मेटल सरफेस से, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो कुछ हुआ है क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, जो इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और उन इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे। तो बेसिकली ये जो आपको इलेक्ट्रॉन सेटअप दिख इजेक्ट रहा हो है, रहे हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर से बोलो, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यस, क्योंकि उन्हीं के इजेक्ट होने से ही क्या होगा मेरा बेटा, करंट फ्लो होगा, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, फोटो करंट का नाम दे रही हूँ। अब देखो ये इस तरीके से सेटअप होता है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो देख लो ये आपका मेटल की प्लेट है जिसपे बेसिकली आप क्या करने वाले हो, लाइट फॉल होगी, ठीक है जी। अच्छा, लाइट फॉल होगी, तो अगर लाइट, अगर आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी में, बार बार वर्ड यूज करूं बेटा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अभी सुटेबल फ्रीक्वेंसी है क्या, कुछ बच्चों को पता होगा, बाकी मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। तो अगर आप लाइट फॉल करा रहे हो, अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलती है, तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ यस पे मैम। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये है कलेक्टर प्लेट, मतलब इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे तभी आपका क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, और एमीटर में बेसिकली क्या देखोगे आप, रीडिंग देखोगे, ठीक है जी। अगर इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का तो फिर करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बता दिया आपने क्या होता है, ये तो हमने ध्यान भी रख लिया, बट इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखते हैं, मतलब जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास इस टाइम पे तुम लैब में नहीं खड़े हो। अगर तुम्हारे पास लैब में पूरा सेटअप होता तो एक एक चीज की तुम ऑब्जर्वेशन ले लेते कि हाँ ऐसा ऐसा हमें देखने को मिला है, ठीक है। बट अभी तुम सिर्फ एक इस पिक्चर के थ्रू इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब ये जब प्रोसेस होता है कि भाई साहब लाइट फॉल करी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, तो ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली, क्या क्या ऑब्जर्व किया गया जब ये चीज हो रही थी, वो तुम्हें समझना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखो क्या ऑब्जर्वेशन थी, इसको लिख लेना तुम टाइम रह के, क्योंकि देखो थ्योरी है, थ्योरी क्यों है, थ्योरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है आजकल वो बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पे थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो पहला ऑब्जर्व, मेरे को बताते जाना समझ में आया कि नहीं, पहला ऑब्जर्वेशन क्या कहता है जो ये हो रहा है पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ये ऑब्जर्व किया गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट फॉल हुई मेटेलिक सरफेस पे,
तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल गया। तो यानी कि कोई टाइम लैग नहीं है। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस यस प्रोसेस, मैम। जैसे ही आई कूद के बाहर गया। ठीक है, चलिए दूसरी चीज क्या बोलता है वो ध्यान से सुनना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर तुम बढ़ा देते हो तो फोटो करंट भी बढ़ता है। मैम इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इंटेंसिटी, एक बात बताओ, जो तुम लाइट फॉल करा रहे हो उसकी तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब लाइट को मैं फोटोन की टर्म्स में बोल रही हूँ, क्योंकि कायदे से इससे पहले तुम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लेते हो। हाँ मैंने नहीं पढ़ाई वो अभी यहाँ पे अलग बात है, बट वैसे आप पढ़ लेते हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। तो जो आप लाइट फॉल करा रहे हो, जो फोटोन्स आपके जा रहे हैं, आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो, हाँ ये ना। तो अगर यस मैम। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी बढ़ेगा। यस और नो? यस मैम। और अगर यस फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ेगा पर सेकेंड, तो आपका फोटो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। तो यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ये काम हो रहा है। ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने का मतलब क्या है, आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हर मेटल के लिए फॉर ईच मेटल देयर इज अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने कोई भी मेटल लिया, मान लो लिथियम और सोडियम का मेटल है, तो ऐसा नहीं है कि जो तुम लिथियम के केस में जो लाइट फॉल करा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी और जो सोडियम के केस में करा रहे हो वो बराबर है। नहीं, आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा कि भाई साहब कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप क्या करा रहे हो, इंसिडेंट करा रहे हो, क्योंकि हर मेटल की मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी। और इसी मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, सुना होगा तुमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। यस मैम। यस मैम। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना। तो अगर मैं बोलूं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, कि मतलब इतनी एनर्जी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी तो तुम्हें पोल करानी पड़ेगी मेटेलिक सरफेस से कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट आउट हो जाए। अगर मान लो जो मेटल है, लेट से उसका एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है लेट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और तुम जो लाइट फॉल करा रहे हो उसकी एनर्जी है लेट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको चाहिए कितनी, 5। तो तुम भेज रहे हो 4, तो तुम कम भेज रहे हो ना, तो न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन अपना पीछा छुड़वा ही नहीं पाएगा, तो वो इजेक्ट आउट नहीं होगा। मतलब ऐसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बेशक तुम हजारों लाखों नंबर ऑफ फोटोन्स फेंक दो, मतलब इंटेंसिटी कितनी मर्जी बढ़ा दो, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे नहीं ऑब्जर्व होगा। ठीक है जी, बोलो। यानी कि एक बार फिर मैं बोल रही हूँ, यानी कि जो तुम जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट या जिस एनर्जी की लाइट फॉल करा रहे हो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होनी चाहिए, या तो ज्यादा होनी चाहिए या एटलीस्ट बराबर तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसको मैं दिखवा भी दूंगी इंपॉर्टेंट कंडीशंस में, अभी सिर्फ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हाँ ये ऑब्जर्व करने को। मैम जैसे बहुत सारे फोटोन आ गए लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी तो कम ही रहेगी, मतलब ज्यादा फोटोन से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी ना। अगर तुमने मान लो फोटोन ज्यादा डाल दिए, धनंजय ने यस मैम। है ना, हाँ, लेकिन जो तुम मान लो 1000 तुम फोटोन फेंक रहे हो, लेकिन एक भी फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करी, यस मैम। तो देयर नहीं विल करेंगे। बी, हाँ देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यस चलिए मैम। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, अगर तुम मान लो जो तुम लाइट फॉल करा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा, एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे मैं 4 की जगह 6 ले लेती हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले लेती हूँ, तो मेटल का जो बेसिकली मिनिमम एनर्जी वो 5 है, तो उसको 5 चाहिए, बाकी कितने बचेगी, एक, वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। अगर मान लो मैं एनर्जी बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, मैंने और बढ़ा दी,
तो क्या होगा, इसको तो कितनी चाहिए, 5, 2 हो जाएगी, माइनस, है ना, -2 हो जाएगी। अगर मान लो मैं 10 ले लूं तो इसको तो 5 चाहिए, बाकी कितनी बचेगी, 5 इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जैसे जैसे मैं एनर्जी बढ़ाऊंगी या फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी इंसिडेंट लाइट की, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन देखने को मिला था जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्लियर हो गई। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, फटाफट लिख लो। देयर इज नो टाइम लैग। सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला। तीसरा, हर मेटल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, और एनर्जी की टर्म्स में बात करोगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैं फिर बोल रही हूं, बेशक तुम 1000 फोटोन डाल दो तो ये मत सोचना कि मैम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा एमिट होंगे। ये ध्यान रखना कि जो तुम फोटोन डाल रहे हो मेटेलिक सरफेस पे, उनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेरा बेटा जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये हर्ट्ज ने दिया था, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो किसने की थी, आइंस्टाइन ने की थी। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था, आइंस्टाइन ने जो है एक्सप्लेन किया था इस फिनोमिना को यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या था, आप लोगों को याद होगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ये आपका बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला था। तो वो क्या बोल रहा है देखना एक बार, इसको लिखना चाहते हो लिख लो, वरना मैं तो कहूंगी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज अभी पढ़ाई भी है, बस इसको अलग लैंग्वेज में लिख दिया। इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा मेटल में, उसको सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू गेट फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक बात है। फिर वो कह रहे हैं जो बीम ऑफ लाइट है जो आ रही है उसको कंसिडर किया गया है एज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी कैरिंग मासलेस पार्टिकल, जिनको आप फोटोन्स का नाम दे सकते हो। फिर वो कह रहे हैं जो फोटोन आएगा हैविंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन जो मेटल में है उसके साथ, और क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा मेटल सरफेस से साइमल्टेनियसली। जैसे ही ट्रांसफर किया इजेक्ट आउट, जैसे ही ट्रांसफर किया इजेक्ट आउट, ट्रांसफर इजेक्ट आउट, ट्रांसफर इजेक्ट आउट, यानी कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर रहे हो, मान लो तुमने दी फोटोन और इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक फोटोन आया तो वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, एक ही निकाल पाएगा। तो फॉर इजेक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, बोलो 1 फोटोन इज। तो अगर आप मान लो फोटोन बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दोगे, तो फिर वहां पे इजेक्शन भी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाएगा। क्या ये चीजें भी हो गई 5, बताइए मेरे को। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, सोना नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, आप खुद देखोगे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो मैम इतनी तो बात हो गई। अब हम आते हैं एक्सप्रेशन पे, इसको मैं अलग से समझाती हूँ एक्सप्रेशन को। ठीक है, एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्या बताया मैंने, आपका मेटेलिक सरफेस है, आप क्या करा रहे हो, इंसिडेंट करा रहे हो फोटोन, इनकी कुछ एनर्जी होगी। ठीक है जी, अच्छा, तो इंसिडेंट एनर्जी को मैं क्या लिख रही हूँ, या फोटोन की एनर्जी बोल दो या इंसिडेंट एनर्जी बोल दो। ठीक है, मैंने ये बोल दी। ठीक है, अब एक बात बताओ, माइनस जो मेटल है उसकी भी कुछ मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ मेरा बेटा, पाई से, पाई से डिनोट कर रही हूँ। तो मान लो तुमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भेजी, इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, तो अगर 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। बोलो। यस मैम। यस मैम। अब ये फाई क्या है मेरा बेटा, फाई क्या है, हाँ मैं वही बता रही थी, फाई क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी, और इसको और क्या लिखा जाता है बुक्स में, वर्क फंक्शन। क्या लिखा जाता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। ठीक है, तो बस आओ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, कंफर्म कीजिए। यस मैम। फाई क्या होगा, फाई भी क्या है, एनर्जी है, तो ये भी क्या होगा, एच, एच न्यू लेकिन नॉट। न्यू
नोट। एच न्यू नोट। मैम न्यू नोट क्यों लिया? सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना, पता तो होना चाहिए ना कौन सी ले रहे हो फ्रीक्वेंसी। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नोट आ जाएगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो। यस मैम। अब आपको ये भी पता है न्यू क्या है, मैं भी दोबारा बताऊंगी, टेंशन ना लो, एक बार अभी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे जो न्यू है वो क्या होगा, सी बाय लैम्डा यस मैम। माइनस सी बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, एच सी बाहर ले लो, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो मुझे बतानी है। फाई थ्रेशोल्ड एनर्जी है, न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और लैम्डा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ। यस मैम। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा। ठीक है, अब बात आते हैं कि कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर मेरे पास इंसिडेंट जो लाइट फॉल करा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नोट होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे लैम्डा की टर्म्स में क्या होगा, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये वो दो कंडीशन है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एक बार लिख लो फिर मैं दोबारा बता दूंगी, पहले लिख लो इसको। बट बेटा मेक श्योर कि कुछ कुछ 11th का आता हो, कुछ कुछ आता हो। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो भी टॉपिक कवर करवा रही हूँ वो इस तरीके से कराऊं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी आ जाए कुछ कुछ चीजें समझ में। ठीक है, लेकिन स्टिल थोड़ा एक्सपेक्टेशन मुझे भी है बेटा। लिख लिया? यस मैम। चलिए देखो, अब यही लिखा हुआ है, एक बार मेरे कहने पे इसको जल्दी से एक बार रीड कर लो, एक बार करो। बलविंदर आपने बोला था ना कि मैम की क्या होगा, एक बार इसको एक बार मेरे कहने पे एक बार पढ़ो क्या लिखा होगा ये। ओके लिखने मैम। की जरूरत नहीं है इसको। मैम आपने वो लाइन क्या बोली थी कि लैम्डा नोट मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा? कौन सी? ये वाली जो कंडीशन लिखवाई थी? अच्छा ये देखो, मैं कह रही हूँ कि न्यू नोट तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना, सी बाय लैम्डा होता है ना। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ। हाँ सिमरनजीत, मुझे नहीं मालूम ना बेटा, आप लोग अपने अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स के नाम से ज्वाइन करोगे, अब कैसे कर जाओगे। इस बैच में 100 बच्चे हैं, वैसे आज कम है, और दूसरे बैच में भी तो इतना नहीं याद रहता है ना। आप लोग अपने नाम से आएंगे तो ही याद रहेगा, वरना फिर मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। ओके मैम, इट्स ओके, कोई बात नहीं जी। आप चेंज कर लेना ना जी, फिर मैं हाँ आपको इसी नाम से बुलाऊंगी ना जी, है ना सिमरनजीत। हाँ जी मैम, मुझे करना नहीं आता एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं। घर में कोई है आप किससे बड़ा है कोई? नहीं मैम, मैं ही बड़ी हूँ घर में। चलो कोई नहीं, ठीक है, रहने दो इसको ऐसे ही। कोई बात नहीं जी मैम, हो गया। अच्छा, तो अब समझ में आया क्या आप बोल रही थी मैं? हाँ तो जी। जो एनर्जी ऑफ फोटोन है जिसको आप बोल रहे हो वो किसके बराबर होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। दैट इज एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू गेट फ्री फ्रॉम मेटल, है ना, वही तो यूज की ना इलेक्ट्रॉन ने, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसको आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, लूजली बाउंड होता है तो एकदम कोई भगाएगा तो ऐसे भागेगा फुर होकर। ठीक है, और ये क्या है, कंडीशन है, ये मैं बता चुकी हूँ। अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा मेरा बेटा।
ठीक है, अगर बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट आउट हो जाएगा बट काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे होगी अगर वो इजेक्ट हो रहा है तो? क्या? क्योंकि वो सिर्फ जो आपने मैम फिर वो एनर्जी दी बाहर ना, आके ऐसे ही रहेगा। हाँ मतलब कहने का क्या मतलब है, उसके पास स्पीड नहीं होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर ना। तो आप जब लाइट फॉल करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यू कांट एक्सपेक्ट एकदम उस स्पीड में भागता हुआ जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो आपने लाइट फॉल कराई उसने सिर्फ किसमें यूज कर ली, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कर दी। समझ रहे हो, जस्ट इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आउट होगा, मतलब इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको स्पीड नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन की, दैट इज वाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा एनर्जी का फोटोन फेंकते हो, ताकतवर फोटोन फेंकते हो, तो उस टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन के पास जब वो भाग के निकलेगा। ये मतलब है इन चीजों का, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन वैसे मैंने लिखवा दी, आपको ये लिखना है तो ये लिख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलूं मैं आगे, यस मैम। कंफर्म कीजिए, ठीक है, यस मैम। ओके ऑल राइट, बढ़िया। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मत लिखना इसको, पेज कोई जरूरत है नहीं भरने की, ठीक है। चलिए अब करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक बार फिर रिवाइज कराने की जरूरत है क्या, या एक काम करो, तुम्हें मैं 30 सेकंड्स दे रही हूँ, फटाफट से रिवाइज करो, जो मैंने फॉर्मूले, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जल्दी से उसको करो। 30 सेकंड दे रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, चलो करो। मैम फिर क्वेश्चन हटा दो लेंगे, बाकी सर क्वेश्चन ही दिखते हैं। तुम्हारी नजर नोटबुक पे होनी चाहिए वैसे, चलो ठीक है। फटाफट करके थम्स अप देना मेरे को, हो जाए तो। ठीक है, हो गया, आ जाओ। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम्स में। देखो क्या दिया हुआ है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर लो प्लीज। वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो। आप देख रहे हो कुछ मेटल्स दिए हुए आपको, और उनका वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी उनकी दी हुई है ना, मिनिमम वैल्यू दे रखी है। तो वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन द लाइट 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल। मतलब जो तुम लाइट फॉल करा रहे हो उसका जो वेवलेंथ है वो 300 नैनोमीटर है। नाउ यू नीड टू चेक कि किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए बेटा, जो आप लाइट फोटोन भेज रहे हो मेटेलिक सरफेस पे, उसकी एनर्जी कितनी है, तो अगर एनर्जी आपको पता चल जाएगी तो आप देख लोगे कंपैरिजन करके, है ना। अगर एनर्जी ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो हो जाएगा इजेक्ट आउट, वरना नहीं होगा। अब तुम्हें एनर्जी कैसे निकालना है, एनर्जी कैसे निकालोगे, hc बाय लैम्डा, है ना। यस मैम। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है। बट दिक्कत ये है कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तुम्हें एनर्जी भी फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालनी पड़ेगी, निकल के ये जूल में आएगी। तो बेटर है ये यूज ना करके थोड़ा सा एक आसान फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये वैसे फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप। अगर एनर्जी मान लो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और तुम्हारी वेवलेंथ नैनोमीटर में, तो उसको डिवाइड कर दो 1240 से। किसी को, मुझे नहीं पता किसने पढ़ा है किसी नहीं, मैं बता रही हूँ मैं, ऐसे आप लगा सकते हो, इसको यूज कर लो, ठीक है। अगर मान लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और तुम्हें लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखा है, तो किससे कर दोगे, 12400 से, ठीक है।
और जनरली वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले केस में ना या तो लैम्डा वेवलेंथ नैनोमीटर में देता है या आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में ज्यादा आता है काम। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। क्यों तुम E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा लगा के फिर 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्यों करना है जब ऐसे निकल के आ रहा है। अब हमें वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 300 नैनोमीटर, तो कौन सा वाला यूज करूं, ये वाला। तो कितनी आ जाएगी एनर्जी, तुम मुझे बस कैलकुलेट करके बता दो, 12400 बाय 300, तो ये कितनी आ गई, 4.1 आ गई क्या, 4.1 के आसपास आ जाएगी। देखो मैम 4.1 4.13। One. ठीक है, इतनी आ गई। अब सभी मेटल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी चेक करो, 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आपका मेटल देखो यहाँ पे जिंक है, ऑलराइट। मैम इसका कॉपर के कितना बाद है, कोई नहीं होगा। एनर्जी कितनी है इसकी, मिनिमम 2.4, हम कितने की दे रहे हैं इसकी, तो ये हो जाएगा इजेक्ट आउट। सोडियम की कितनी है, इतनी, हम दे कितने रहे, 4, हो जाएगा। मैम सिर्फ मैग्नीशियम तक होंगे सर। पोटेशियम हो जाएगी, मैग्नीशियम हो जाएगी, यानी कि इन चारों की हो जाएगी। उसके बाद देखो सबकी 4 से ज्यादा है, उनकी तो नहीं होगी मैम। 4 से ज्यादा है, लेकिन भाई साहब तुम दे इतनी रहे हो, तो ना तो इनकी नहीं होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 मेटल, 2024 का सवाल है। तो यानी कि जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस केस में क्या होगा, चारों मेटल्स के केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ऑल राइट, यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, एक और चीजें मैं मुझे तुम लोगों को बतानी थी। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लाइक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, देखो जेई के तो चलो ठीक है, वो तो मैं भी करवा देती हूँ, वो तुम भी कर लेते हो। एनसी अगर किसी को प्रैक्टिस के लिए करना है ना, थोड़ा सा अगर तुम्हें टाइम मिलता है कि हाँ ये चलो मन नहीं कर रहा कुछ करने का, कर लेते, तो आप एनसीईआरटी की बुक उठा के बैठ जाओ। एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैम बहुत सारे हैं। क्या है, बहुत सारे है ना, मैम अच्छे क्वेश्चन है। क्या है पीर बख्श, मैम अच्छे क्वेश्चन थे 11th में। हाँ। बहुत ज्यादा थे। तो जो इवन मैं कहूंगी जो जेई में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उससे ज्यादा बढ़िया एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के बहुत भर भर के क्वेश्चन है, सच बताऊं तो। शायद मैम 101 क्वेश्चन थे। हाँ, शायद 101 क्वेश्चन थे। ज्यादा ही होंगे, देखो मेरे को नंबर नहीं पता है कितना था, बट ज्यादा है। तो तुम अच्छी प्रैक्टिस के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो कर सकते हो, तुम एज अ प्रैक्टिस तो सही रहेगा। ठीक है, तुम्हें टाइम लगता है तो। लेकिन अभी सैटरडे, आज क्या है अपना, फ्राइडे हो गया ना, तो मेक श्योर आज का दिन, सैटरडे का दिन और संडे का जब आधा दिन, जब तुम टेस्ट देने बैठते उससे पहले पूरा का पूरा टाइम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगाओगे। देखो मैम आज थर्सडे है। थर्सडे है क्या, अच्छा मतलब फिर 3 दिन हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, मैम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का तो नेक्स्ट वीक है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद 3 चैप्टर का टेस्ट है तुम्हारा, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये कौन सा है, अरे कौन सा पहला चैप्टर, सम बेसिक वाला, उसका टेस्ट। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा देखो इसमें कैलकुलेशन है, बट मैंने ये इसलिए दिया है ताकि तुम्हें बस अप्रोच पता चल जाए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ इतनी दी हुई है आर्मस्ट्रॉन्ग में, आर सब्जेक्टेड टू अ मेटल शीट जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है। ऑलराइट, तो आपको बोला है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। 10 बजे तक पढ़ लो, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो कभी भी बंद पड़ सकता है। ठीक है,
तो करते हैं इसको रैप अप। तो वेलोसिटी क्या होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या काम रहेगा, एनर्जी निकालना। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये कितना आ रहा है, 40। 40 आ रहा है मैम। ठीक है, तो E माइनस 5 इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20, 12.8 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यस मैम। बोलो इसको तुम लगे हाथ जूल में भी चेंज कर ही लो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैम, हाफ mv², 27.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी, अब तुम्हें क्या चाहिए भाई, वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फिर बस इसको निकाल लोगे तुम लोग। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, देख रहे हो। ठीक है, तुम लोगों को ये मालूम है, तुमने पढ़ा है ये वाली चीज कि जूल को हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। कहीं यस पे मैम। पढ़ी है यूनिट? मैम ये तो यूनिट से आ गया ना। हाँ ये पढ़ा है, यस मैम। पढ़ा है ना। यस मैम। यस मैम। पढ़ा हूँ। Yes, ग्रेट, ma'am. क्योंकि अगर जूल को मेरा बेटा तुम यहाँ पे ये लिखते हो केजी मीटर में, लिख देती हूँ जूल को, अगर तुम ये लिखते हो यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी से तो केजी गया, और जब तुम अंडर द रूट लोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब तुम्हें बस ये काम करना है मेरे लिए कि इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, और इसका आंसर मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, सी आएगा जब तुम सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इन्होंने बस थोड़ा सा इसको तरीका बदल रखा है। जो वेलोसिटी आएगी वो 3 इंटू समथिंग आएगी 10⁻⁶, तो 3 को तुम 2√2 भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यस मैम। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। देखो आवाज आ रही है ना मेरी तुम लोगों को? हाँ यस मैम। देखो, सोचो एक बार खुद करके देखो, कुछ आ रहा है समझ में कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑब्जर्व किया गया है फ्रॉम अ सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसी ν1 एंड ν2। ठीक है, ओके, ν1 एंड ν2 ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वेयर, वो कह रहे हैं कि ν1 इज ग्रेटर देन ν2 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली ज्यादा है इससे। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में उनका रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, E-5 वाला बताया था, इसको मैं एच न्यू वाली टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। यस मैम। तो फर्स्ट वाले के केस में मैं U1 ले लेती हूँ और ये फर्स्ट वाली ले लेती हूँ काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वाले केस में मैं सेकेंड वाली ले लेती हूँ। ठीक है, यस मैम। और ये सेकेंड वाली हो गई। ठीक है, ठीक है। अब H कॉमन ले लेना, वो कट जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये लिख देते चलो धीरे धीरे, ये आ जाएगा बेसिकली 2:1। अब क्या करना है तुम्हें, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 μ2 माइनस μ0, तो μ1 ये कितना हो जाएगा, मैम म्यू नोट कट रहा है। नहीं नहीं वो 2 अच्छा आएगा, मैम, टू लेकिन टू आएगा तो माइनस लेते हैं। μ0 प्लस ये, तो माइनस μ0। अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो μ0 क्या आ जाएगा, 2 μ2 माइनस μ1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो कौन सा है, आपसे यही पूछा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 2 μ2 माइनस μ1, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। ये कंफ्यूज के लिए करने के लिए दिया हुआ है, 2 - 1 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना था, हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगाते चलो, अपने आप आता जाएगा जो उसने पूछ रखा है। ठीक है, यस मैम। Yes, चलो ma'am. हो जाएगा सबका बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जेई में आई कंसेप्चुअल रहे। इस बार वो आया था जो अभी मैंने पहले ही वो करवाया था, मेटल कौन सा निकलेगा, ये भी आ सकता है इस टाइप से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये वाला कीजिए 2022 का सवाल। मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है फॉर विच जस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, ठीक है अमनदीप, फॉर विच जस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर द मेटल इज जस्ट इजेक्टेड। ठीक है, मैम हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ बोले तो लैम्डा नोट निकालना है, तो वर्क फंक्शन ये क्या है तुम्हारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ये एच न्यू नोट होता है, और न्यू नोट क्या होगा, सी बाय लैम्डा नोट। तो बस तुम्हें यहाँ से क्या निकालना है, लैम्डा नोट निकालना है। एच तुम लोगों को पता है, हाँ मैम 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड मैम ऑफ, आंसर, हाँ बोलो, मैम आंसर 3 × 10⁻7 है। वो आ रहा है क्या सबका, वही आ रहा है। यस मैम। यस 3 × 10⁻7। ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा नीचे वाला, तो देखो सीधा सीधा ये पावर नहीं होगी कैंसिल, वो कैंसिल हो जाएगा 6.63। तो बस फिर तो यही आएगा 3 इंटू समथिंग, तो 3 इंटू टेन यस इज टू मैम पावर 3 × 10⁻7 माइनस 34 प्लस 8 प्लस 19, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है जी, जूल से मैम -7 आएगा ना। यस मैम माइनस आएगा। -34 मैम प्लस 8 -7 प्लस 19, राइट। ठीक है, क्योंकि -34 है। ऑल राइट, ठीक है, ये वाला करो। मोनोक्रोमेटिक कंप्लीट। सिंगल वेवलेंथ,
60 पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। 64 वॉट का बल्ब एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इतनी वेवलेंथ। मैंने तुम्हें 2 ही फॉर्मूले बताया ना सिमरनजीत, तो उसमें से देखो क्या लगेगा। तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या पूछ क्या रखा है, फिर उस हिसाब से दिमाग लगाओ कि क्या फॉर्मूला लग सकता है। आगे जाके तो तुम्हारे 12th तक जब तक जाओगे और 11th और 12th को मिला के पता नहीं 100-200 फॉर्मूले बन चुके होंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला लगाओ, और वो तभी आएगा व्हेन यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो पहले क्या काम करना पड़ेगा तुम्हें? एनर्जी निकाल के देखो पहले तो, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यस मैम। चलिए, तो एनर्जी क्या होगी? 1240 बाय 310 कितना आ रहा है? 4। 4. और जबकि थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 4.7। 4.7. भेज तुम इतने की रही हो, चाहिए इतने की, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकंड विल बी 0। ठीक है, यस मैम। तो ऐसा था इक्वेशन। दिखने में कैसा पता नहीं भयंकर सा लग रहा था, मैम ये वोट वगैरह ये कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, जबकि सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब देखो ये तुम्हें होमवर्क में करना है, देख लो पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, हालांकि अलग से दूंगी डीपीपी, बट ये आप लोग होमवर्क में लेंगे। देख सकते हो वेवलेंथ दिया हुआ है, वर्क फंक्शन आपको दिया है, एनर्जी निकाल लेना है ना। एनर्जी तो निकाल सकते हो 12400 बाय 3000 करके, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, ई एनर्जी आ जाएगी माइनस वर्क फंक्शन करके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वेलोसिटी भी तुम निकाल सकते हो। ये वाला भी होमवर्क है तुम्हारा, तुमका बोल रही हूं मैं। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल? लाइट की वेवलेंथ इतनी है, वेलोसिटी इतनी दे रखी है, वर्क फंक्शन निकालना है, तो एनर्जी निकालना पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस वर्क फंक्शन और हाफ mv स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, बट ये जेई में भी पूछा था एक बार, तो ये भी आपको खुद से करना है, ठीक है, कर लोगे दोनों? यस मैम। चलो मैम क्वेश्चन डाउट था। हाँ बोलो ना बेटा। कौन मैम सा? मैंने ये आपको वाले? सेंड किया। हाय रे, मतलब बीच बीच में तुम वही कर रहे हो क्या? यस मैम, ये वही कर रहा है। लग रहा है मेरे को आज थोड़ा ध्यान भी भटक रहा है इसका। पहले ये पढ़ लो भाई, क्या करते हो तुम लोग, आओ इधर आओ। कब मैं पर्सनली भेजा था तुमने मेरे को? यस मैम। कब भेजा था? मैम अभी क्लास से पहले। ये देखो, ठीक है ले लूंगी, इधर आओ। ये वाले पॉइंट्स जल्दी पढ़ो और कंफर्म करो क्या ये मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी। यस मैम, हो गया। मतलब जो आपका Yes, काइनेटिक ma'am. एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैं बात करूं आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि जो आप फॉल करा रहे हो एनर्जी उसका वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा या बराबर होने चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और उसके बाद अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो फोटोन्स की, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देते हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। हाँ, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं कर रहा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब एक ग्राफ तुम लोगों को मुझे तुम लोगों को बताना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का।
तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का तो तुम लोगों को समझ ही जाओगे कि इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है काइनेटिक एनर्जी, यस बोलो। मैम। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे तो कर रही है। अब आप लोगों को मैंने बोला E माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है मैम। E क्या है, एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, देखो काइनेटिक एनर्जी आपका वाई एक्सिस पे है, देखो बेटा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा स्लोप, और ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, माइनस में है। तो ये ग्राफ कुछ देखो ऐसा जाता है, ऐसा देख रहे हो, स्लोप तो पॉजिटिव है। इसको मैंने ऐसा क्यों बनाया, ये देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो समझ पा रहे हो इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, दिख रहा है। यस मैम। तो इसीलिए मैंने यहाँ बुक्स में देखोगे तो वो नीचे से इस तरीके से नहीं दिखाते हैं, वो सिंपल ऐसे दिखाते हैं। बट क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इस वजह से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जीरो होता तो फिर यहाँ से होता, ठीक है। तो ये ग्राफ है जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑलराइट, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, आपको पूछना है, बताना है, इसके अंदर बता देना, होमवर्क ले लेना कि कौन सा ग्राफ जो है सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, दिख भी गया होगा वैसे तुम लोगों को। चलो, अगेन दिस इज होमवर्क। कितने क्वेश्चन दे दिए होमवर्क के मैंने, एक दो तीन चार, चार ही दिए, ठीक है। इसको भी पढ़ के देखो, आसान है बहुत। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, और बोल रखा है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैड थ्राइस काइनेटिक एनर्जी एज दे डिड व्हेन द फ्रीक्वेंसी वाज इतनी, ठीक है। जो बेसिकली ये वाले की जो फ्रीक्वेंसी है जो तुम फोल्ड करा रहे हो, और इस केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन जिसका फ्रीक्वेंसी इतना था। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकाल लेनी है, ठीक है। हो जाएगा, ये ऐसे ही करोगे ना, एच न्यू 1 माइनस न्यू नोट काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू 2 माइनस न्यू नोट काइनेटिक एनर्जी 2, बोलो। यस मैम। एच से एच गया, ठीक है। अब बस तुम्हें ये काइनेटिक करना है। एनर्जी आएगा नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा म्यू वन तुम ये ले रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 टाइम्स किसकी, इस वाले की। तो म्यू टू कितना है फिर तुम्हारा, 0.4 इंटू 10⁻13, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही होगी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं डी ब्रोए। क्या बोला था भाई डी ब्रोगले ने, डी ब्रोगले नहीं बोलते वैसे, इसको डी ब्रोए बोलते हैं। क्या थी भाई हाइपोथेसिस, क्या सोच रहा था ये, क्या कहना चाहता था ये हमसे, क्या कहना चाहता था। ये कहता है कि भाई साहब तुमने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो पढ़ लिया, जो बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर ही बताता है, ठीक है। क्योंकि जो आप बेसिकली जो आप लाइट फॉल करा रहे हो किसकी फॉर्म में आप बोल रहे हो, फोटोन्स की फॉर्म में बोलो ना, फोटोन्स आ रहे हैं, वेव की फॉर्म में नहीं आ रहे है ना, फोटोन्स आ रहे हैं। फोटोन्स क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन का तो पार्टिकल नेचर है, ये ड्यूअल नेचर को बताता है एक्चुअली में डी ब्रोई। तो वो कहता है कि किसी भी पार्टिकल का, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का, या मैं किसी भी मैटर की बात करूं, तो वो कह रहे हैं उसका ड्यूअल नेचर है, मतलब उसका पार्टिकल नेचर भी और उसका वेव नेचर भी है। और वो कहता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैं चल रही हूँ, तुम चल रहे हो, गाड़ियां चल रही हैं, साइकिल चल रही है, प्लेन चल रहा है, कार चल रही है, विद एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट ए वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड। मतलब हमारा भी वेव नेचर बोल दिया उसने, आप समझ रहे हो। अगर हम चल रहे हैं तो हमारे भी हमारा भी क्या है, वेव नेचर है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई। लेकिन आपको पता है ये नहीं है ऐसा, है ना। ऐसा क्यों नहीं है आपको पता है भाई, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, है ना, यस मैम। पढ़ा होगा। अब तुम अपना मास पुट करना यहाँ पे केजी में, तो लैम्डा कितना आएगा, कम। एक इलेक्ट्रॉन का मास तुम पुट कर रहे हो, एक अपना पुट कर रहे हो, तो खुद देख लेना लैम्डा किस में कम आएगा। मतलब
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जो डी ब्रोई की ये बात बोली थी उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है जी। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ज्यादा इसका सिग्निफिकेंट या मैं बोलूं सिग्निफिकेंट वेव नेचर होगा वो किस केस में होगा, अपना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास कम होगा। अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो भाई कुछ कुछ देखने के लिए तो होना चाहिए ना हमारे पास। हम अपना मास पुट करेंगे, करना पुट और लैम्डा निकालो, वो बहुत छोटी कम वैल्यू आएगा। आएगी, मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा सिग्निफिकेंस आपका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं है, माइक्रोस्कोपिक के लिए है, जो कि ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्रिकेट बॉल वाले एग्जांपल दिए हुए हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो सिग्निफिकेंट नेचर का मतलब क्या है कि जो वेवलेंथ है वो किसके बीच में है, 10⁻⁻11 और 10⁻⁻6 के बीच में। मैम ये याद करनी है क्या? नहीं, याद नहीं करनी है ये, ठीक है जी। तो अब अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो मुझे अपने लिए भी वेवलेंथ निकालनी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ उसको? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से मैं पुट कर सकती, मतलब फॉर्मूले से मैं निकाल सकती हूँ। अब बात आती है ये फॉर्मूला आया कहाँ से? वैसे कोई पूछेगा नहीं तुमसे कहाँ से आया, बट मैं एक बार बता देती हूँ। तुमने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू mc², ठीक है, यस मैम। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और तुमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग भी एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, h न्यू। तो इनको इक्वेट करना, और न्यू क्या है? c/λ। यस मैम, सी तो से पढ़िए। लैम्डा क्या आ जाएगा? यस h/mc। मैम। इसी को ही मैं क्या लिख रही हूँ? h/mv। h क्या है यहाँ पे? h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका यूनिट और वैल्यू दोनों आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। p क्या है? mv आपको पता है मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड में। मास जो आप यहाँ पे लोगे केजी में लोगे। यहाँ पे v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसने जिसका भी दे रखा हो, इलेक्ट्रॉन का दे रखा हो या किसी और का दे रखा हो, तो वहां पे उसका स्पीड लिखोगे मीटर पर सेकेंड में। अगर आप मास केजी में लोगे, आप स्पीड मीटर पर सेकेंड में लोगे, और आपका प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकेंड में है, तो ही आपका जो वेवलेंथ है वो किस में निकल के आएगा बेटा? मीटर में निकल के आएगा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या निकाल सकते हो? वेवलेंथ निकाल सकते हो। और इसी वेवलेंथ को मैं क्या बोल रही हूँ? डी ब्रोई वेवलेंथ। ये वो वाली वेवलेंथ नहीं है जो तुम न्यू इज इक्वल टू वो क्या बोलते हैं c/λ से निकालते थे। अब ये डी ब्रोई वेवलेंथ है जो आप करोगे h/mv से, ठीक है जी। यस मैम। चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो तुम लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना देखो फॉर्मूलेज तो हैं, फिजिकल में फॉर्मूलेज तो आएंगे ही आएंगे, तो वो तुम्हें ये अपने मन को समझाना पड़ेगा कि फॉर्मूलेज आएंगे और हमें वो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पहला तो मैंने बोल दिया कि लैम्डा, डी ब्रोई वेवलेंथ क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो एक हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब तुम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है। यस मैम। अब तुम एक काम करो, m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो। ये देखो कैसे भाग रहे हैं बच्चे, जैसे पता नहीं क्या, ये कौन सी केमिस्ट्री पढ़ा दी हो मैंने। m² v² क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा, क्योंकि p इज इक्वल टू mv होता है। तो Yes, यहाँ पे हो स्क्वायर बाय जाएगा p² by 2m। तो हमारे Yes, ma'am. पास p निकल के आ गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बस सेकेंड वाले फॉर्मूले को मैं देखो कैसे लिख सकती हूँ? लैम्डा इज इक्वल टू h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो फिर वहां पे तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, उसके अलावा और क्या फॉर्मूला आएगा? अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो रेस्ट पे है, और तुम उसको किसी v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हो, तो उस केस में मेरा बेटा
काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा, जो चेंज आएगा, वो आएगा क्यूवी का। इसको तुम ईवी भी बोल सकते हो, क्यूवी भी बोल सकते हो। क्यू क्या है? क्यू बताओ क्या है? चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। तो यानी कि तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H/2m क्यूवी। बोलो। हम एक बार ही वाला समझाना ही येलो वाला। मैं कह रही हूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी को मैंने किसके टर्म्स में लिखा है? चार्ज इनटू पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। इसको तुम ईवी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो आपको कोई चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पे, अगर आप उसको एक्सेलरेट करो बाय पोटेंशियल वी देकर, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, मैं बोलूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो बराबर होगा क्यू, जो चार्ज है पार्टिकल पे, इनटू पोटेंशियल, दैट इज वी। तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? क्यूवी भी लिख सकते हो। अगर मान लो वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, तुम सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉन के केस में एक फॉर्मूला निकल के आएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है मैं बता देती हूँ। 150/v का अंडर रूट आर्मस्ट्रॉन्ग में निकल के आता है, या फिर 12.24 न्यूटन। तुम ये ऊपर वाला याद कर लेना। ये किस केस में है? ऊपर वाला बताओ। इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये तीन कितने हैं? 5 या 6 फॉर्मूले हैं जो इसके लिए करने होते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट मैम यहाँ पे भी पोटेंशियल है। हाँ, वी पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, ये 6-7 फॉर्मूले हो गए। पहले आप इनको लिख लो, फिर एक छोटी सी बात और बतानी है मेरे को आप लोगों को, फिर मैं आगे चलूंगी। जल्दी से इसको लिख लो। लिख लिया क्या? लिख लिया मैम। ओके मैम। चलिए, ऑल राइट बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा था अभी कि डी ब्रोए ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर भी, क्योंकि वो ड्यूअल नेचर के बारे में बता रहा था। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि उसका वेव नेचर है, तो मतलब वो वेव की फॉर्म में भी होगा, हाँ या ना? तो मान लो ये एक ऑर्बिट है, जो मैंने बोल दिया, जो इलेक्ट्रॉन है वेव की फॉर्म में, देख रहे हो आप? सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं सरकमफ्रेंस क्या होगा ऑर्बिट का, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। बायर। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए जो सरकमफ्रेंस होगा ऑर्बिट का, वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोए वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा के होगा, ठीक है। अब लैम्डा क्या होता है मैम? अभी आपने बताया हमें, H/mv। mv को उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा? NH/2π। ये वही नहीं आ गया बोहर वाला? यस मैम। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ बोहर मॉडल, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब मैंने बोहर मॉडल पढ़ाया था, तब मैंने ये नहीं बताया था ये कहां से आया, क्योंकि उसने ही नहीं बताया था। एक मिनट रुको, मेरी बैटरी गई, एक मिनट रुको, चार्ज करने दो। ठीक है, लेकिन डी ब्रोए के हेल्प से मैंने बता दिया, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, बैटरी एक सेकेंड रुको। ठीक है बच्चों, 5 मिनट और पढ़ लो, मेरा बस बंद होने वाला। अगर बीच में बंद हो जाए तो समझ जाना, ठीक है। आओ, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ ठीक है। तो 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा। भी आर क्या है? ये रेडियस है, याद करो। अगर मान लो वो डी ब्रोए वेवलेंथ का सवाल तुम्हें रेडियस की टर्म्स में पूछता है, तो रेडियस क्या होगा? 0.529 n²/z। बोलो। यस मैम। ठीक है, और तुम्हें यहां से क्या दिख रहा है इस फॉर्मूले से? लैम्डा क्या है? इज इक्वल टू 2πr/n है, या मैं बोल सकती हूँ लैम्डा जो है आपका r/n है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखना, r क्या है, और r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? n² बाय z के। तो लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा?
n बाय z के, दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, अच्छा ठीक है। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ तुम लोगों को, ये वाला, बाकी तुम घर पे ट्राई करना, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, पढ़ना एक बार। ए नोट आपका बोहर रेडियस है हाइड्रोजन एटम का, वो पूछ रहा है देन व्हाट इज डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जहां पे ये जो एन लिखा हुआ है वो क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना मेरा बेटा, जो ये मैंने एन बताया ना, एन क्या है, ये वाला एन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, या यू कैन से नंबर ऑफ वेव्स है। आपको कितनी वेव्स दिख रही हैं इस ऑर्बिट में, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको करो। यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। यस मैम। लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाय एन। एन तो इंटीजर है, देखो एन को एन ही रखा है इन्होंने, तो आर क्या हो जाएगा 0.529, जिसको ये ए नोट बोल रहे हैं, एन स्क्वायर यानी कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए बोला है तो 4 हो जाएगा, यानी कि 8 पाई ए नोट बाय एन। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ऑल राइट, तो Yes, ma'am. एक बार इसको पढ़ लेना, और ये वाले जो क्वेश्चन है 2-3 उसको कर लेना। ठीक है, मैं आपको आज शाम की क्लास में मिलती हूँ, प्रोबेबली आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो भी आपका डाउट होगा इस लेक्चर से रिलेटेड वो आप प्लीज मुझसे पूछ लेना डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। ठीक है, अगर कहीं पे भी मान लो कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, Okay, कुछ ma'am. भी हो पूछ लेना बच्चे। ठीक है।